हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा जो है 12वीं विषय जो है अर्थशास्त्र जो दिया है। इसमें हमने इससे पहले आपको बच्चों इंट्रोडक्शन जो है पढ़े थे व्यष्टि एवं समष्टि के अंतर्गत में। और सबसे पहले हमने व्यष्टि का जो है अर्थ बताते हुए आपको बताया था बच्चों किस प्रकार से व्यष्टि क्या होता है और समष्टि क्या होता है, उसी का परिभाषा हमने पढ़े हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थ क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर दिया है व्यष्टि जो होता है अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता उत्पादन एवं वितरण का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। कौन कौन सा बताया गया? उपभोग, उत्पादन, वितरण, अधिकांश भाग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए उपभोग के अधिकांश नियम जैसे सीमांत, ह्रासमान, उपयोगिता नियम जो धीरे धीरे घटते जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम मतलब उस सीमा तक, है ना। उपभोक्ता की बचत मतलब उपभोक्ता को बचत कितना करते हैं, जो कि सीमांत विश्लेषण का अंग है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत फर्मों और उद्योग में उत्पादन, आय एवं कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय है। उत्पत्ति के पांचों साधनों में आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। वही दूसरी ओर राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। जो बैंकिंग है, विनिमय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है वो क्या कहलाता है? समष्टि कहा जाता है। बच्चों जो नहीं आता उसमें व्यष्टि कहलाएगा। यहाँ पर है ना, याद ही रखना आपको। अब जैसे देखते हैं आगे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता होता क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, मतलब जो व्यक्तिगत होता है उसके अधिक उनका जो है इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन एवं व्यक्तिगत उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह अपना संबंध समूह से नहीं ना रख कर इकाइयों से रखता है। मतलब कितना उसने उपभोग किया, कितना उसने बचत किया, कितना उसने क्या क्या उत्पादन किया, कितना आय कमाया, ये उनके मूल होता है व्यक्तिगत का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पर सेकंड नंबर, सूक्ष्म चरों का अध्ययन, मतलब छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब उसको जो उत्पादन हो रहा है एक व्यक्ति उसको कार्य को प्रभावित नहीं कर सकता आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों तीसरा नंबर जो है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसके द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये मांग और पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन करता है। किसमें? व्यष्टि में, है ना। इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति की विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किया जाता है। किसका? मांग पूर्ति के जो है वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य पर भी निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र के अंतर्गत तीन प्रकार देखे, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म चरों का अध्ययन और व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। अब आते हैं नेक्स्ट में देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख निम्न प्रकार, पहला देखेंगे व्यष्टि जो है स्टैटिक बोला जाता है इंग्लिश में। व्यष्टि स्थितिकी
विश्लेषण में किसी दी हुई समय अवधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। मतलब सूक्ष्म कम छोटा से छोटा चीज़ों को क्या करता है, ये व्याख्या किया जाता है। इस विश्लेषण में यह माना लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये है व्यष्टि स्थितिकी क्या है के बारे में। अब आता है दूसरा तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी, मतलब कंपैरेटिव और माइक्रो स्टैटिक्स के बारे में। तो तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, मतलब मिक्सिंग करके, है ना। यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंच जाता है, परंतु यह नहीं बताता कि संक्रमण काल में क्या होता है। सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना तो करता है, परंतु यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से स्थापित हुआ है, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थितिक विश्लेषण में केवल दो स्थिर चित्रों की तुलना की जाती है। यहाँ पर तीसरा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सूक्ष्म प्रवैगिकी जो है माइक्रो डायनामिक्स, जो सूक्ष्म प्रवैगिकी विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब आज के जो हुआ कल आने वाले में किस प्रकार करना है, उसका जो है आगे संतुलन बढ़ाया जाता है। यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है, मतलब आज जो हुआ कल होगा, है ना। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होता है। मतलब जब तक मांग और पूर्ति संतुलन रहेगा तो रेट भी बराबर रहता है, ऐसे, है ना, मूल्य दाम। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है, मांग के घट जाने से बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन टूट जाता है, मतलब कम ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखेंगे। अगला है बच्चों यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, जो हेल्पफुल फॉर, है ना, डिसीजन मार्किंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत आदि की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 5वां नंबर बच्चों, व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी, मतलब किस प्रकार समाधान का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान भी उपयोगी होते हैं। जहाँ एक और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर इन इकाइयों की समस्याओं का समाधान भी खोज निकालता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं एवं कमियां, दोष अथवा कठिनाई क्या क्या आता है। लिमिटेशन या डिफेक्ट, है ना, डिमेरिट और डिफिकल्टीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं के अंतर्गत फर्स्ट नंबर केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसको हमको जरूरत नहीं, ये समष्टि में किया जाता है, हम ना ध्यान रखेंगे। दूसरा है अवास्तविक मान्यता है, वास्तविक मान्यता को हम करते हैं, जो अवास्तविक हो उसको नहीं किया जाता है। यहाँ पर दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही कार्य करता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा एक काल्पनिक है हमारा। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरा नंबर देखेंगे व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ पर बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। अनेक व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि क्षेत्र के लिए सही मान लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणा ऐसी होती है जिन्हें समूह पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है, इसमें जो बताया गया आपको। चौथा नंबर देखेंगे बच्चों संकुचित अध्ययन, मतलब सीमित मात्रा में कुछ आर्थिक समस्या ऐसी होती है जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता,
उदाहरण के लिए जैसे मौद्रिक नीति, जो मुद्रा नीति बनाया जाता है। राष्ट्रीय आय, इसमें हम तो नहीं करते, समष्टि में करते हैं, इसमें जो आप ध्यान रखना। रोजगार, राजकीय कोषीय नीति, आय धन का वितरण, विदेशी विनिमय, औद्योगिक नीतियाँ इत्यादि। यही कारण है कि आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें सभी राष्ट्र का जो है आय, मौद्रिक आय, धन, इनका जो है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। पांचवा देखेंगे अव्यावहारिक, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम जो बताया गया है सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जो उसको रोजगार के माध्यम से मिला। लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही वास्तविक अवास्तविक है, जो पढ़े अपन, तो इस पर बने समस्त नियम और सिद्धांत भी अव्यावहारिक ही कहे जाएंगे। तो आज बच्चों हम देखेंगे यहीं तक अपन जो है व्यष्टि के अंतर्गत पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद जो ना नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड भाग में, जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आज के बड़ा गुड डे।